नमस्कार, आज है 27 फरवरी, दिन सोमवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। मेघालय नागालैंड विधानसभा चुनाव, ईवीएम में कैद हुई उम्मीदवारों की किस्मत। दोनों राज्यों में 59 सीटों पर हुई वोटिंग। 2 मार्च को आएंगे नतीजे। मेघालय की 60 सीटों का एग्जिट पोल आया सामने। जी न्यूज के एग्जिट पोल में किसी को बहुमत नहीं, मगर त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी बना सकती है सरकार। मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड। 4 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में किया जाएगा पेश। सीबीआई ने 5 दिन की मांगी थी कस्टडी। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का बड़ा दावा। कई सीबीआई अफसर थे गिरफ्तारी के खिलाफ। राजनीतिक दबाव में हुई गिरफ्तारी। बीजेपी ने कहा फेक न्यूज फैलाते हैं केजरीवाल। कर्नाटक के शिवमोगा में पीएम का रोड शो। पीएम ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा खड़गे सिर्फ नाम के अध्यक्ष, रिमोट किसके हाथ सबको पता। देश में प्याज की बम्पर पैदावार के बाद किसान परेशान। अन्नदाता नहीं निकाल पा रहे हैं खेती की आधी भी लागत। आज इंडिया 360 में करेंगे चर्चा। क्या दूध और अनाज की तरह फल और सब्जियों को भी चाहिए एक सहकारिता क्रांति। हफ्ते के पहले ही दिन बाजार में दिखा उतार चढ़ाव। सेंसेक्स में 175 अंकों की गिरावट। निफ्टी भी 70 से ज्यादा अंक टूटा। बैंक शेयरों ने दिखाया दम। बैंक निफ्टी हर निशान में बंद। हेडलाइंस के बाद जरा फटाफट से सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ पूरे दिन की तस्वीर टॉप न्यूज में। तो मेघालय और नागालैंड विधानसभा के लिए आज मतदान पूरा हो गया। कुछ बूथों को छोड़कर बाकी इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। मेघालय में 74% और नागालैंड में 83% से ज्यादा वोट डाले गए। दोनों राज्यों की विधानसभा में 60-60 सीटें हैं, लेकिन इसमें से 59 सीटों पर ही मतदान हुआ। नागालैंड की एक सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद 59 सीटों पर ही वोटिंग हुई। यहां बीजेपी प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया। वहीं मेघालय में यूडीपी उम्मीदवार एचडीआर लिंगदोह के निधन के बाद सोहियोंग सीट पर चुनाव टाल दिया गया था। इन दोनों राज्यों के साथ त्रिपुरा में चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जा चुके हैं। और अब आपको बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में चुनावों में किसकी सरकार बन सकती है। जी मीडिया और मैट्रीज के एग्जिट पोल के मुताबिक मेघालय में बीजेपी को 6 से 11 सीटें मिल सकती हैं। एनपीपी को 21 से 26 सीटें, टीएमसी को 8 से 13 सीट, कांग्रेस को 3 से 6 सीट और अन्य के खाते में जा सकती हैं 10 से 19 सीटें। यानी कि मेघालय में किसी को भी स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। नागालैंड की बात करें तो बीजेपी को 35 से 43 सीटें, एनपीएफ को 2 से 5 सीटें, एनपीपी 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 1 से 3 सीट और अन्य को 6 से 11 सीटें मिल सकती है। यानी कि यहां बीजेपी आराम से सरकार बना सकती है। त्रिपुरा में हमने एग्जिट पोल कराया। त्रिपुरा में बीजेपी को 29 से 36 सीटें मिल सकती हैं और अगर ऐसा होता है तो यहां भी बीजेपी सरकार बना सकती है। त्रिपुरा में सीपीएम गठबंधन को 13 से 21 सीटें, त्रिपुरा यानी कि त्रिपुराहा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस को 11 से 26 और अन्य को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। बाकी खबरों का रुख करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के शिवमोगा में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। पीएम ने मंच पर मौजूद कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को जन्मदिन की बधाई भी दी। इस दौरान पीएम ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। एयरपोर्ट पर करीब 450 करोड़ की लागत से इस एयरपोर्ट को बनाया गया था। इसके अलावा पीएम मोदी ने शिवमोगा में 3600 करोड़ रुपए की और बेलगावी में 2700 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब देशवासी मेक इन इंडिया विमान में घूमेंगे। देश के करोड़ों किसानों को आज बड़ी खुशखबरी मिली। पीएम मोदी ने पीएम किसान निधि योजना के तहत उनके खाते में 2000 रुपए की किस्त जारी की। पीएम मोदी ने आज अपने कर्नाटक दौरे के दौरान ये राशि जारी की। देश भर के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसों को ट्रांसफर किया गया। किसान लंबे समय से 13वीं किश्त का इंतजार कर रहे थे। योजना के तहत 11वीं और 12वीं किश्त पिछले साल मई और अक्टूबर में दी गई थी।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक अदालत ने 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई ने सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। इससे पहले सिसोदिया को आज दिन में करीब 3:15 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने कहा कि सिसोदिया सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनकी रिमांड जरूरी है। आपको बताएं कि दिल्ली सरकार की वापस ली जा चुकी शराब नीति के मामले में सीबीआई ने कल सिसोदिया के रूप में चौथी गिरफ्तारी की थी। इससे पहले विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अग्निपथ योजना सेना की बेहतरी और राष्ट्रहित में लिया गया फैसला है। पिछले साल 15 दिसंबर को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अग्निपथ स्कीम को 14 जून 2022 को पेश किया गया था। इसके तहत आर्म्ड फोर्सेज में युवाओं का भर्ती किए जाने के नए नियम बताए गए थे। इस नियम के मुताबिक 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की उम्र के युवा इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत शुक्रवार तक बढ़ गई है। असम और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। इसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने 3 मार्च तक का समय दिया। सीजेआई ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत भी शुक्रवार तक बढ़ाई गई है। पवन खेड़ा पर यूपी असम में पीएम मोदी पर विवादित बयान पर 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 23 फरवरी को पार्टी अधिवेशन में दिल्ली से रायपुर जाने के दौरान असम पुलिस ने खेड़ा को फ्लाइट से उतारकर गिरफ्तार कर लिया था। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को राहत देते हुए 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने 5 मार्च को होने वाली नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अगर नीट परीक्षा पीजी 5 मार्च को आयोजित की जाती है तो काउंसिलिंग 11 अगस्त के बाद ही शुरू हो पाएगी। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। प्याज देश को हर साल रुलाता है। महंगा हो जाए तो कंज्यूमर रोए और सस्ता हो जाए तो किसान। प्याज के महंगा और सस्ता होने का राज जुड़ा है इसकी सीधा पैदावार से। अगर प्याज की पैदावार कम हो जाए तो कीमतें आसमान छूने लगती हैं, और अगर पैदावार सरप्लस हो जाए तो किसानों को कौड़ियों के भाव प्याज बेचना पड़ता है, जैसा आजकल हो रहा है। सवाल यह है कि देश में ज्यादा बड़ा सवाल आखिर क्या है, ये अब तक सरकार तय ही नहीं कर पाई है। क्या प्याज की कमी यानी कि शॉर्टेज बड़ा मसला है जिससे आम ग्राहक पर महंगाई का बोझ बढ़ता है, या फिर प्याज की सरप्लस पैदावार बड़ी चिंता है जिससे किसान की आर्थिकी टूट जाती है? बड़ा सवाल क्या है ये आज तक तय नहीं हो पाया, और इसीलिए देश में ऑनियन मैनेजमेंट पॉलिसी की दरकार की वकालत हो रही है। देश की प्याज नीति के अभाव में दुनिया में चीन के बाद प्याज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश यानी कि भारत हर साल प्याज के आंसू रोता रहेगा। आइए आपको सबसे पहले प्याज की सप्लाई चेन का पूरा गणित समझाते हैं। दरअसल साल की शुरुआत यानी कि जनवरी से लेकर मई तक देश को ताजा प्याज मिलता है। मई के बाद रबी सीजन का प्याज जनता के खाने में पड़ता है। रबी का ये प्याज दरअसल कुछ राज्यों के कोल्ड स्टोरेज में सहेजा गया प्याज होता है। ये कोल्ड स्टोरेज कहाँ है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों के कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ रहता है। इसके बाद अगस्त के मध्य में खरीफ की शुरुआती प्याज वाली फसल बाजार में आनी शुरू हो जाती है। अमूमन ये फसल आती है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों से। ये वाली सप्लाई होती है, ये देश को अगस्त और सितंबर तक प्याज की कमी नहीं होने देती। इसके बाद फिर अक्टूबर का महीना आता है जहां पर महाराष्ट्र की खरीफ वाली प्याज, और दिसंबर तक गुजरात का जो खरीफ वाला प्याज है वो आना शुरू हो जाता है। यानी कि साल भर प्याज की सप्लाई अगर इस तरह से देखें तो बनी रहती है। लेकिन इसके बावजूद प्याज जबरदस्त प्राइस फ्लक्चुएशन का सामना करता है। आखिर क्यों? इसके देखिए 2 कारण हैं। इसका पहला कारण है मॉनसून में देरी, जिसके चलते खरीफ फसल की बुआई में देरी हो जाती है, और दूसरा बड़ा कारण है अगस्त और सितंबर में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की फसल की कटाई के समय भारी बारिश का होना।
बाजार की अस्थिरता से किसान और कारोबारी प्रभावित होते हैं और आम ग्राहक भी। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि प्याज तो बहुत अच्छा हुआ, अच्छी पैदावार हुई, लेकिन सप्लाई चेन की दिक्कतों के कारण प्याज की कीमतें अस्थिर हो जाती हैं। मसलन बारिश की वजह से कई बार दक्षिणी हिस्से से सितंबर अक्टूबर में आने वाला जो प्याज होता है वो महीने डेढ़ महीने की देरी से पहुंचता है, तो प्याज की कीमतें तब तक आसमान छूने लगती हैं। इसी तरह जब प्याज ज्यादा हो जाता है तो गिरती कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार का कोई ठोस प्लान नहीं होता और यही किसानों को रास नहीं आती। किसानों का आरोप है कि जब प्याज की कीमतें बढ़ती हैं तब तो कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार तेजी से सक्रिय हो जाती है, लेकिन जब किसान अपनी प्याज को 200 या 100 रुपए प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर होते हैं तब सरकार तत्परता नहीं दिखाती। इसीलिए किसानों की मांग रही है कि प्याज की गिरती कीमतों के वक्त किसानों को सरकारी अनुदान मिलना चाहिए और सरकार को चाहिए कि वो कम से कम 1500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदारी करे। दरअसल किसानों की नजरिए से देखें तो उनके सामने असली संकट आता है ज्यादा पैदावार और कम दाम के कारण। प्याज की खेती काफी निवेश वाली खेती होती है। फसल उगाने से लेकर परिवहन, लोडिंग अनलोडिंग और फिर उसको मार्केट तक पहुंचाने में निवेश का एक अच्छा खासा रकम लगता है। देश में पैदावार की अगर आप बात करें तो 1 एकड़ प्याज खेती की लागत अगर एवरेज निकाली जाए तो 30 से 35 हजार रुपए तक आती है। यानी कि एक ही प्याज साल में जब सरप्लस होता है और उसी साल जब जबरदस्त किल्लत दिखाता है तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अब दिक्कत यह है कि जब सरप्लस पैदावार होती है तो किसान अपनी लागत का कुछ प्रतिशत हिस्सा भी नहीं निकाल पाता। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1-2 रुपए या अगर टैक्स वैक्स उसमें अगर जोड़ दिया जाए तो 0 रुपए में भी प्याज उनका बिकता है। कमोबेश यही स्थिति एक जमाने में दूध और उससे जुड़े उत्पादों की भी होती थी और इसीलिए आजादी से पहले महाराष्ट्र में त्रिभुवनदास पटेल और उनके साथ मिलकर फिर बाद में डॉक्टर वर्गीश कुरियन ने सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव का ऐसा ताना बाना खींचा कि दुग्ध उत्पादन में न सिर्फ फायदे का सौदा बन गया बल्कि देश दुग्ध उत्पादन में सरप्लस की स्थिति में आ गया। इसी तरह से हमारे पास जो अनाज है उनको लेकर भी एक नीति बनी और इसमें भी हम आत्मनिर्भर स्थिति में आ गए। अब सवाल यह है कि देश में पेरिशेबल नेचर की कमोडिटीज, खासतौर पर अगर प्याज जैसी सब्जियों को देखें तो इनके लिए कोई कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। क्या इनके लिए कोई कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर आ सकता है जिसमें हम सरप्लस होने पर उसे सहेज पाएं और किल्लत होने पर उसकी सप्लाई समान और अबाध रूप से हो सके? क्या ऐसा कोई मॉडल बन सकता है जिससे किसानों को प्याज जैसी सब्जियों के दाम भी अच्छे मिले और साथ ही साथ ग्राहक को भी उचित दाम पर खरीद मिल पाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका मंथन तो बहुत चल रहा है इस पर, लेकिन आज तक कोई ठोस समाधान निकल नहीं पाया। अब सवाल यह है कि इसका फिर समाधान क्या हो? इस समाधान के लिए अभी सरकार ने एक कोशिश तो की है। अभी खबर यह आ रही है कि सरकार चाह रही है कि नेफेड के जरिए जहां पर सरप्लस हो गया वहां पर खरीद करे और जहां पर किल्लत हो रही है बाद में उसे बेचे। 200 मैट्रिक टन के आसपास जो है खरीद की बात कही है सरकार ने नेफेड के माध्यम से, लेकिन ये बहुत कम है। इसीलिए आज हम इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, एक्सपर्ट कमेंट भी ले रहे हैं और हमारे साथ इसके लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित वात्स्यायन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पार्टनर हैं ईवाई में सोशल एंड स्किल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। धन्यवाद। मोटा मोटा खाका हमने बताया कि जो प्याज का जो पंचनामा है उसकी पैदावार से लेकर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तक, पेन पॉइंट हमने बताया कि जब सरप्लस हो जाए तो फिर किसान परेशान और अगर किल्लत हो जाए तो फिर ग्राहक परेशान। क्या हमारे पास कोई ठोस नीति के लिए विजन नहीं है सर, या फिर हमने कोशिशें नहीं की? समाधान क्या हो सकता है सर इसका? इसके लिए अगर प्याज की बात करें तो इसको आपने पहले से ही जो अपनी सिनॉप्सिस बताई है उसमें आपने बताया है कि कैसे भारत में साल भर प्याज रहता है। अगर हम इसको, और प्याज किसी भी और कमोडिटी के तरह जो उसकी अगर देखा जाए डिमांड है, डिमांड तो मोर और लेस नोन है। क्या होता है कि जो प्रोडक्शन का ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन, इसके कारण प्राइसेस में फर्क आते हैं और इसके लिए एक पुख्ता इंतजाम किया जा सकता है। मेरा मानना है लगभग 4 चीजें की जा सकती हैं जिससे इसमें फर्क पड़ेगा। पहला तो जो
अभी अगर देखा जाए तो भारत के स्तर पे जो डिमांड प्लानिंग और प्रोक्योरमेंट जो है उसके बारे में एज एज पर रियलिटी और एज ऑन एक्चुअल प्रेडिक्शंस जो हैं वो कम अवेलेबल हैं। तो ये अगर सिस्टम अगर बन पाता है मार्केट इंटेलिजेंस का, तो ये काफी हद तक राहत दे सकता है प्रोडक्शन प्लानिंग में। और अगर हम थोड़ी थोड़ी सी अगर बेहतर प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे तो एक हद तक जो ओवर प्रोडक्शन का चैलेंज है उसको हम उससे थोड़ा सा हमें फायदा मिलेगा। जो जिसके लिए हमें एक बहुत रोबस्ट एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और ये चीज है जो नीतिगत स्तर पे सोची जा सकती है। दूसरी जो बात है वो है कि अभी जैसे जो आप प्याज देख रहे हैं वो लेट खरीफ का प्याज है, और ये जो खरीफ का प्याज होता है ये मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा हाई होता है, जिसके कारण एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, मुश्किल होती है। तो जो खरीफ का कम से कम जो प्याज होता है उसकी एक्सपोर्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग में डिहाइड्रेशन यूनिट्स की स्थापना की जा सकती है। और ये काम सहकारिता के रास्ते से या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रास्ते से किया जा सकता है, जिससे कम से कम किसान अगर आज नहीं बेच सकते हैं तो कम से कम उसको आगे प्रोसेस करके स्टोर करके फॉरवर्ड उसको एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये तो नंबर 2 प्लान हो गया। नंबर 3 जो चीज की जा सकती है वो है कि शेल्फ लाइफ को बढ़ाने की व्यवस्था। तो भारत में पहले भी टेस्टिंग की गई है, जैसे इरिडेशन और कोबाल्ट 60 सोर्स बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, जिससे जो स्टोरेज है जिसमें प्याज अधिक देर तक स्टोर किया जा सकता है। ये भी एक ऐसी चीज है जिसका अधिक इस्तेमाल किया जा सकता है कोऑपरेटिव्स के द्वारा या एफपीओ के द्वारा या जो प्राइवेट सेक्टर है उनके द्वारा भी, ताकि उसमें जो अधिक दिन तक रह पाए प्याज, और जब प्राइस स्टेबल हो जाए तो जो किसान है उनको बेच सकते हैं। एक जो चौथी बात मैं कहना चाहता था वो ये भी है कि प्याज चाहे अभी तो मार्केट में सरप्लस है, लेकिन उसके भीतर भी सप्लाई चेन में लॉसेस काफी हैं। तो अगर एक किसान को उससे अधिक पैदावार लेनी है और इनकम लेना है, तो उसमें भी जरूरत है कि जो हमारा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इस बार माननीय फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने घोषणा भी की है कि कोऑपरेटिव जैसे स्टोरेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो पूरे भारतवर्ष में जो स्टोरेज है वो अधिकतर पोटैटो के ओरिएंटेड है। तो प्याज के लिए एक स्टोरेज की व्यवस्था भी की जा सकती है। तो ये अगर 4 पॉइंट पे हम काम करें तो एक हद तक हम संभाल पाएंगे। एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अभी सरप्लस है और एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है ये प्याज क्वालिटी के हिसाब से, लेकिन अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखिए तो प्याज की डिमांड काफी हाई है, भयानक है। जी भयानक है। तो ये जो दोनों के बीच में जो गैप है इसको भरा जा सकता है थ्रू प्रोसेसिंग के माध्यम से, और उसको प्रमोट किया जा सकता है। एब्सोल्युटली सर। लेकिन आपको सब बड़ा इशू क्या लगता है? क्योंकि देखिए जैसा हमने बताया कि एक ऐसा द्वंद्व है सरकार के सामने कि और इस द्वंद्व को लेकर किसानों को सबसे बड़ी शिकायत है। वो कहते हैं कि साहब जब स्कार्सिटी हो जाती है, जब प्रॉब्लम हो जाती है, जब ग्राहक की बारी आती है, तब तो आप ग्राहकों के हितों के लिए तुरंत इंटरवीन करके जो है दामों को नियंत्रण करने के लिए तरह तरह की चीजें ले आते हैं आप। लेकिन जब हमारे दाम गिर रहे होते हैं, हमको सड़कों पर फेंकना होता है, फिर कोई इंटरवेंशन नहीं होता। आपके लिए बड़ा सरकार के सामने बड़ा प्रॉब्लम क्या है सर? क्या वो दिक्कत है, किल्लत है, सप्लाई क्रंच है प्याज का, या फिर सरप्लस बड़ी प्रॉब्लम है सर? देखिए, मैं तो यहाँ पे सरकार की क्या सोचे उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि नागरिक तो सारे हैं और मेरे हिसाब से सरकार सबका विकास करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है कि इंस्ट्रूमेंट कौन ऐसे हैं जो अधिक इफेक्टिव हैं। तो जो प्राइस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, वहां पे कंट्रोल अधिक है। अभी अगर हम देखें कि हमारा जो प्याज का जो प्रोक्योरमेंट होता है वो जैसा मैं कह रहा था कि बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड है और एडहॉक तरीके से है। तो उसमें क्या होता है कि जब तक ये पता चलता है कि भाई ओवर प्रोडक्शन हो गया है, और जब तक ये पता चलता है कि अब ये सामान खराब हो रहा है, रोड पे जा रहा है, तब जाकर के रिस्पॉन्स आता है। तो जो जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम जो एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म हो, जो रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाए। नहीं तो जब तक प्याज की बुआई हुई और जब तक पता चला तब तक तो ऑलरेडी 2 महीने जा चुके हैं।
तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम मिलता है। तो इसके लिए एक सिलसिलेवार तरीके से काम किया जा सकता है। अगर आपने देखा होगा तो इस बार के बजट में एक फार्मर जो डिजिटल पब्लिक गुड की बात हुई है, एग्रीकल्चर स्टैक की बात हुई है, तो ये धीरे धीरे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये आज समाधान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे मिलेगा रिस्पॉन्स टाइम बेहतर हो जाएगा। तो ये मैं देखता हूँ नीतिगत तरीके से तो मुझे लगता है सरकार जरूर कोशिश कर रही है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। और जैसा कि स्टोरेज का डिसेंट्रलाइजेशन जो आपने बताया, पोटैटो की तरह, इसका अच्छे खासे इस बार जो है बजट में हमने प्रावधान देखे हैं। लेकिन क्या ये कोई रॉकेट साइंस है अमित जी, कि हम पूरे साल भर में डिमांड ऑफ अनियन की मैपिंग नहीं कर पा रहे हैं? कितना हमारे पास प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है, कहाँ कहाँ पेन पॉइंट्स रह सकते हैं, कहाँ पर किल्लत रहेगी, कहाँ से सरप्लस प्रोडक्शन आ सकता है, इसका कोई मैपिंग होता है क्या? और अगर होता है तो फिर उसके मुताबिक फिर स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बन पाती है सर? जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो मैं दो चीजों को अलग अलग करना चाहूंगा। एक तो है कि जो डिमांड है, जैसा मैंने शुरू में कहा, इज फेयरली इनलास्टिक। ऐसा नहीं है कि हम घर में 2 किलो प्याज खाते थे तो अचानक से हम 6 किलो खाने लगते हैं। तो जो प्याज की डिमांड है मोर और लेस कंसिस्टेंट है, और वो वेल प्रेडिक्टेड है। क्या होता है कि अभी जो हमारे किसान जब बुआई करते हैं तो वो ये सुन के नहीं करते हैं कि फ्यूचर मार्केट में प्राइस क्या हो रही है, वो देखते हैं बगल वाला किसान क्या कर रहा है, प्रोग्रेसिव किसान क्या कर रहा है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है कि किसने कहाँ बुआई की, और वो इन्फॉर्मेशन रियल टाइम नहीं है। तो इसलिए किसी का भी गेस है, जब तक कि प्याज आना नहीं शुरू होता है बाजार में, तब तक ये पता ही नहीं रहता है कि असल में कितना प्याज की बुआई हुई। तो जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड सबको मालूम है, लेकिन चूंकि एक फार्मर और दूसरे फार्मर को ये पता नहीं है कि भाई मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तुम भी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो हम लोग एक ही डिमांड के अगेंस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके कारण ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन करना, जैसे कि उदाहरण में प्याज के मामले में नहीं, लेकिन दूसरी जगह पे जैसे तेलंगाना कर रहा है या हरियाणा कर रहा है, जिसमें मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की स्थापना की जा रही है, रियल टाइम डेटा को पिकअप किया जा रहा है, ताकि हम फार्मर को समय से सूचित कर पाएं, उसको शुरू से साथ में बात कर पाएं, जो प्रोग्रेसिव किसान है उनके साथ बात कर पाएं, ताकि जिस हद तक हो सके, नंबर 1, ओवर प्रोडक्शन थोड़ा रुके। साथ में मैंने ये भी कहा कि जो अगर मान लीजिए थोड़ा ओवर प्रोडक्शन तभी भी होगा, लेकिन अगर होता है तो जो अगर मान लीजिए खरीफ की फसल है उसका एक्सपोर्ट, रबी की फसल का तो एक्सपोर्ट होता ही है, तो उसके लिए जो स्थापना की जाए, जैसे कि ये भी कहा गया है ना कि एक्सपोर्ट या ओवरऑल एक्सपोर्ट यूनिट की स्थापना की जाए कोऑपरेटिव के अंतर्गत, या एफपीओज की, तो उसको भी साथ में बढ़ावा देना होगा। जो कि बात शुरू हुई है, लेकिन हमें उसको बात को और तेजी से आगे बढ़ाना है, जैसा आपने कहा था सहकारिता के ऊपर। और जो तीसरी बात मैंने कही है कि भाई अगर आप मान लीजिए प्रोड्यूस कर भी रहे हैं, तो शेल्फ लाइफ को लंबा करने के लिए हम स्टोरेज जो ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो जो हमारी शेल्फ लाइफ को लंबा रखे, ताकि किसान को हानि नहीं पहुंचे। जब डिमांड पिकअप हो तो किसान अपना प्याज बाजार में लेके आए। एब्सोल्युटली। अब जैसा हम देख रहे हैं, आपने उसका जिक्र भी किया, मेरे ख्याल से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के 10 से ज़्यादा देश इस वक्त ऐसे हैं जहां पर ज़बरदस्त प्राइस हाइक है। खास तौर से प्याज का तो बुरा हाल है, वहां पर 250, 300, 400, 500 रुपए किलो बिक रहा है। क्या हम ऐसे मोमेंट में हमारे पास इधर सरप्लस पड़ा हुआ है, उधर डिमांड है, क्या हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि तुरंत हम डिसीजन मेकिंग, कोई चैनल खोल दें डिसीजन मेकिंग करके फटाफट से, और चैनल खोल के यहाँ का एक्सपोर्ट कर दें? या ये थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है? जी नहीं, टेक्निकल इशू है। तो जो हमारा अभी लेट खरीफ का जो प्याज होता है उसका मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है, जिसके कारण एक्सपोर्ट में दिक्कत है। रबी अगर सीजन रहता तो एक्सपोर्ट हो जाता। ओके। तो नंबर 1, तो इसके लिए अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें डिहाइड्रेटेड अनियन को एक्सपोर्ट करना हमारे लिए आसान है। तो जैसा कि हमारे कोविड के समय में दूध में हुआ था कि जब मिल्क का क्राइसिस हो रहा था तो मिल्क पाउडर बनाया गया ताकि जो मिल्क का ग्लट है उसको रोका जा सके। तो वैसे ही अगर हम सोचें तो अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हम डिहाइड्रेटेड अनियन के रास्ते से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उस पर जरूर एक्शन लिया जा सकता है। चूंकि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर भी आगे आएगा और जुड़ने की कोशिश करेगा। तो ये एक रास्ता तो जरूर है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है।
और जहाँ पे इंसेंटिव और सपोर्ट के बारे में सोचा जा सकता है। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर, जो किसानों का सवाल रहता है कि आप 1500 रुपए में खरीद कीजिए तब तक हम, ताकि किसानों की लागत तो कम से कम निकले। क्या ये सरकार के लिए फैसला लेना मुश्किल फैसला है सर ये? देखा जाए जो सपोर्ट प्राइसेस होती हैं उसका निर्धारण तो सरकार की तकनीकी समिति करती है और वो किसानों की बात को मद्देनजर रख करके और मार्केट को मद्देनजर रख के करते हैं। और जो एमएसपी है वो सिर्फ प्याज की बात नहीं है, किसी भी और चीज में जब ऑफर करती है तो मेरा मानना है कि जो जिस व्यवस्था से करते हैं वो काफी परखी हुई व्यवस्था है। तो अगर इसकी बात होगी तो इस सरकार मेरे ख्याल से काफी सोच समझ के इसके ऊपर फैसला लेगी। लेकिन मेरा फिर से कहना है कि जो हमारे यहाँ जैसे नाफेड को आपने बोला भी इसके बारे में, और मेरे ख्याल से नाफेड को कहा भी गया है कि परचेज करना शुरू करें। हालांकि मैं कितना अमाउंट है उसके ऊपर उसके बारे में मैं भी, जैसा आपने कहा कि नंबर एग्जैक्टली क्या है वो उससे मैं वाकिफ अभी तो सोर्सेस कह रहे हैं कि 200 मीट्रिक टन है जी। तो मेरे ख्याल से मेरे पास वो जानकारी नहीं है कि चूंकि 200 मीट्रिक टन, तो मेरे ख्याल से नंबर एक बार उसको दोबारा चेक करना पड़ेगा क्या सोर्सेस कह रहे हैं। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है, वो मुझे दिख रहा है कि ये रियलाइजेशन हुआ है कि लेट खरीफ का जो अनियन है उसके प्राइसेस का गलत मार्केट में गलत हो रहा है और इसके लिए प्रोक्योरमेंट नाफेड ने स्टार्ट किया है। और ये भी मैं देख रहा हूँ कि इस बार ओवरऑल भी अनियन प्रोक्योरमेंट के लिए एनसीसीएफ और नाफेड दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। लेकिन ये लेट खरीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल। तो मेरे ख्याल से सरकार उस चीज से वाकिफ है और कोशिश कर रही है। लेकिन ये ऐसी चीज है ना कि ये ऑलमोस्ट क्राइसिस मैनेजमेंट है, क्योंकि जैसा मैं आपको कह रहा हूँ रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो जब तक मार्केट में बात आती है तब तक किसान ऑलरेडी अपनी फसल को लेकर त्रस्त हो जाता है। तो हमें शॉर्ट टर्म तो सोचना ही है, लेकिन प्याज के मामले में हमें अधिक लॉन्ग टर्म भी सोचना है, नहीं तो हर साल हम इस समय में यही बातें करते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है वाकई में। खैर वो जो नाफेड वाली बात है वो तो उसको तो वाकई में देखना होगा कि सरकार अभी एग्जैक्टली क्या सोच रही है। लेकिन ये थोड़ी सी एक बात ज़रूर है कि आप कम से कम गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया है और जो सप्लाई सरप्लस या बाकी चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, अब उस पर सरकार का क्या, नाफेड को किस रोल में देखती है सरकार, क्या रोड मैप होगा आगे। लेकिन एक जो एस्पेक्ट इमीडिएट जो सरकार से दरकार है किसानों की, वो ये है कि आप एक्सपोर्ट बैन को हटाइए और गारंटीड प्राइस दीजिए 1500 पर क्विंटल का। लेकिन ये कितना फिजिबल है, कितना प्रैक्टिकल है, इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, उस पर हमने विस्तार से बातचीत की अमित वात्स्यायन जी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला और बहुत सरल भाषा में आपने हमारे दर्शकों को विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच सर। नासिक की प्याज मंडी में जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी ने। नासिक के गांव से होते हुए अब हम लासन मंडी आ गए हैं। लासन मंडी आप जानते हैं बहुत बड़ा प्याज का जो एक बाजार है, जहां मंडी होती है, जहां इस तरीके से लगातार बड़े पैमाने पर यहां पर प्याज को किसान जो हैं वो यहाँ पर लाते हैं, उगाते हैं, जो लाकर यहाँ पर उसकी बोली लगने का जो काम है वो यहाँ पे शुरू होता है। अब मैं आपको जो नीलामी की जो प्रक्रिया है जो उस वक्त वहाँ पे हो रही है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। इस तरह से जो किसान हैं अपनी जो प्याज का कुछ हिस्सा नीचे लेके आते हैं, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है और उसके बाद उसको जो रेट है वो यहाँ पर दे दी जाती है। अलग अलग यहाँ पे किसान हैं, यहाँ पर 1 किलो के 4 रुपये 80 पैसे, 4 रुपये 80। हाँ, और इसकी उगाई जब लगाते हैं लागत कितनी आ जाती होगी? ये 1 एकड़ लगाने के लिए 10,000 रुपये खर्चा आता है। 25,000 का खरीद कर रोप लिया जाता है और जो बाकी का वो जब किसान को खेत को खाद वगैरह लगता है ना, खर्चा है। 1 एकड़ की बात आप 1 एकड़ की खाली 70,000 तक। और अभी कितना 1 एकड़ में? 1 एकड़ में निकले खाली 50 क्विंटल से 400 रुपए बेच रहे हैं और वो 1 क्विंटल 400 रुपए की बेच रहे हैं और 1 किलो तकरीबन 4 रुपए 80 पैसे, 300 भी जाता है, लेकिन खर्चे भी निकलना क्यों हो रहा है? मतलब क्वालिटी ठीक नहीं है या रेट गिरी हुई है, क्या हो? इसमें बताओ तो हल्की कौन सी क्वालिटी इसमें? 1 नंबर की क्वालिटी ना, लेकिन भाव नहीं, दाम नहीं मिल रहा है ना हमको। लेकिन आपने जानने की कोशिश करी, आप लोगों का तो काम है, आप लोग, मैं जानना चाहता हूँ क्या हो रहा है, क्यों इतना रेट कम है, क्यों किसानों को रेट कम मिल रहा है, यही तो हम जानने की कोशिश कर। पोस्टा ही नहीं सर, सच्ची में बताऊँ तो किसान बहुत स्ट्रगल करता है अपने हिसाब से। जितना एक बार खाना नहीं खाता पर किसान खेती में ध्यान देता है, पर जो
जैसा दाम मिलना चाहिए वही नहीं मिलता। अब आवक ज्यादा हो गई है, डिमांड सप्लाई का जो नियम है वो यहाँ पर डिफरेंस पैदा कर रहा है। तो ये स्थिति कब तक बनी रहेगी कि 1 किलो प्याज है वो 4 रुपए 5 रुपए में मिल रहा है किसानों को? ये स्थिति कब तक बनी रहेगी? सर क्वालिटी वाइज रेट है। दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में जो कुछ इसकी दिक्कतें आ गई थी कुदरत की, कि जिसके कारण से कुछ क्लाइमेट खराब हो गया था, उस वजह से काफ़ी सारे प्याज पर रोग जैसी स्थिति हो गई थी। लोगों ने उस पर पेस्टिसाइड डाले, उनको फर्टिलाइजर दिए, लेकिन जैसा क्रॉप बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। आज भी जो बढ़िया माल बन रहा है वो 10 रुपए के ऊपर भी बिक रहा है। हमारे साथ मनोज जैन जी थे, आपको जो उन्होंने अपनी बातें विस्तार से समझाने की कोशिश करी कि आखिर देखिए 2 साइड होते हैं। किसान अपनी जगह पे सही है, किसान कह रहा है कि मेरी फसल आप 100 जो 1 क्विंटल फसल है आप 400 450 में खरीद रहे हैं। व्यापारी का अपना तर्क है, उनका साफ तौर पर कहना है जब आवक ज़्यादा होगी हमारे पास, डिमांड और सप्लाई का जो नियम है अगर वही मिसमैच हो रहा है तो हम उनके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं बचते हैं, ये उनका तर्क है। धीरे धीरे ये जो आपका जो रेट है प्याज का वो बढ़ता हुआ जाना चाहता है और आपके किचन तक आते आते ये 30 रुपए तक पहुंच जाता है। उस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए हम आपको हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और जैसा हम चर्चा के दौरान जिक्र भी कर रहे थे कि देश में प्याज की तो बम्पर पैदावार हो गई। कई राज्यों में किसान, जैसे हम बता रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 रुपए प्रति किलो बेचने को मजबूर हैं। लेकिन दुनिया के कई देशों में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। क्यों? कौन कौन से देश हैं जहां पर प्याज के दामों में लगी है आग? देखिए। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली सब्जी या यूं कहें कि खाने का स्वाद बढ़ाने वाली प्याज अब दुनिया के लोगों को रुलाने लगी है। दुनिया भर के बाजारों में प्याज की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच गई हैं। फिलीपींस में प्याज की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि प्याज की तुलना सोने से की जाने लगी है। प्याज अब ग्लोबल फूड क्राइसिस का सिंबल बनता जा रहा है। फिलीपींस में अप्रैल 2022 में प्याज की कीमत 105 रुपए प्रति किलो थी, जो दिसंबर 2022 में बढ़कर 3,512 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। फिलीपींस ही नहीं, साउथ कोरिया में भी प्याज की कीमतें 250 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई हैं। अमेरिका में प्याज की कीमत 240 रुपए प्रति किलो है। ताइवान में प्याज की कीमत 200 रुपए प्रति किलो के पार है। वहीं जापान में प्याज की कीमत 200 रुपए प्रति किलो है। कनाडा में भी यही हाल है, यहाँ प्याज की कीमत 190 रुपए प्रति किलो है। सिंगापुर में 1 किलो प्याज की कीमत 180 रुपए है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में प्याज की कीमत 250 रुपए के पार हो चुकी है। इसके अलावा तुर्की, कजाकिस्तान, मोरक्को में भी प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। जानकारों के मुताबिक ग्लोबल स्तर पर प्याज की कीमतें बढ़ने के पीछे रूस और यूक्रेन युद्ध को बताया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान में बाढ़ और यूरोपीय देशों में सूखे के कारण भी प्याज की कीमतें बढ़ी हैं। प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक देश नीदरलैंड भी सूखे की मार झेल रहा है। प्याज की पैदावार करने वाले उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में पाले के कारण फसल बर्बाद हुई है। दुनिया भर में प्याज खाने वाले ऊंची कीमत से परेशान हैं, तो वहीं भारत में प्याज कौड़ियों के भाव बिक रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक 15.19 लाख टन प्याज का निर्यात किया जा चुका है, जबकि पिछले साल 15.38 लाख टन का निर्यात किया गया था। भारत अपने प्याज की पैदावार का 10 से 15% हिस्सा निर्यात करता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात सबसे ज्यादा प्याज की पैदावार करते हैं। भारत में इस साल प्याज की अच्छी फसल हुई है, जिसके चलते यहाँ प्याज कौड़ियों के भाव बिक रहा है। सही भाव न मिलने पर किसान परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई के हर 5 में से 1 व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होने की शिकायत है। हर तीसरा व्यक्ति ब्लड प्रेशर का मरीज है। शहर की 46% आबादी ओवरवेट है। इसका नतीजा ये है कि शहर के लोगों को हार्ट की शिकायतें बहुत हैं। यह हाईलाइट्स है बीएमसी के एक सर्वे की। इसमें बताया गया है कि शहर किस हद तक अस्वस्थ है। कमोबेश यही कहानी देश के हर महानगर की होगी। मुंबई अस्वस्थ है। पॉल्यूशन, खराब खान पान, रहन सहन, स्लम की गंदगी लोगों को बीमार बना रही है। इस शहर में 10 में से 9 लोग पर्याप्त फल सब्जी नहीं खाते हैं और जरूरत से 2 गुना ज्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को दिन में सिर्फ 5 ग्राम नमक खाना चाहिए, मगर मुंबई कर करीब 9 ग्राम नमक खाते हैं। 12% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जबकि तंबाकू और शराब का थोड़ा सा भी इस्तेमाल बीमारी को दावत देता है। सर्वे के मुताबिक 33% लोगों को ब्लड प्रेशर है, 20% लोगों को डायबिटीज और 15% लोग प्री डायबिटिक हैं। करीब 8% लोगों को डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों हैं।
बीएमसी के सर्वे के हिसाब से हर 5 में से 1 व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। यही नहीं, 67% लोग पर्याप्त कसरत नहीं करते हैं, जबकि WHO कहता है कि लोगों को हफ्ते में 150 मिनट यानी करीब 2.5 घंटे की कसरत करनी चाहिए। इसमें योगा, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग हो सकता है। सर्वे में ये भी पाया गया है कि बड़ी संख्या में लोगों का हाइपरटेंशन और डायबिटीज इलाज के बावजूद कंट्रोल में नहीं है। शहर में 46% लोगों का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 25 किलो प्रति मीटर स्क्वायर से ज्यादा है, यानी इतने लोग ओवरवेट हैं। 12% लोग ओबेसिटी का शिकार हैं। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं ओबेसिटी का शिकार हैं। कुल मिलाकर 18 से 69 साल के 37% मुंबईकरों में दिल को बीमार करने वाले 6 में से 3 कारण पाए गए हैं। ये 6 कारण हैं तंबाकू की लत, खराब खान पान, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, ओवरवेट, बढ़ा हुआ शुगर और ब्लड प्रेशर। एक बात साफ है कि लोगों को अपने दिल का ख्याल खुद ही रखना होगा। शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करें। बिना वजह लगातार पसीना आ रहा हो, चेस्ट में हल्का या रह रहकर तेज दर्द होता हो तो इसे गैस समझकर नजरअंदाज नहीं करें। इसके अलावा सांस लेने में परेशानी, बेचैनी और घबराहट के साथ बाएं हाथ, कंधे और पीठ में दर्द का उभरना भी दिल का दौरा पड़ने का बड़ा संकेत है। ऐसे लक्षणों के दिखाई देने पर व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और ECG जैसी जरूरी जांच करवानी चाहिए। ये बात भी साफ है कि शहरों को तो सुधारने में दशकों लगेंगे, मगर लोगों को अपने दिल का ख्याल खुद ही रखना है। लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना होगा, सिगरेट शराब को छोड़ना होगा, खान पान को ठीक करना होगा, रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी होगी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर और मोटापे पर कंट्रोल करना होगा। 30 की उम्र के बाद साल में 1 बार और 35 की उम्र के बाद साल में 2 बार कंप्लीट बॉडी चेकअप कराना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बाजार और कारोबार की कुछ खबरें। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी के कुछ शेयर 75% तक गिर चुके हैं। कौन से शेयरों में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अरमान नार। अरमान, आज भी अदानी ग्रुप के शेयरों की जोरदार धुनाई हुई है, क्या है आज के ताजा हालात? देखिए, अडानी के शेयर में तो लगातार गिरावट तो आ ही रही है। अगर मैं सिर्फ अडानी के स्पेसिफिक 5 जो कैश कंपनियां हैं उनकी बात करूं, जिसमें अडानी टोटल, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, अडानी पावर और अडानी विलमार, जो आज भी लोअर सर्किट पे है 5% के। ये लोअर सर्किट का सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। सिर्फ अडानी टोटल की अगर आप बात करें तो लगातार 22 दिन से जो है वहाँ पर लोअर सर्किट लग रहा है। अडानी ट्रांसमिशन में 11 दिन से लगातार जो है लोअर सर्किट लग रहा है। वहीं अडानी ग्रीन की अगर आप बात करें तो लगातार तो 6 दिन है, पर अगर आप 1 महीने के अंतराल की बात करें तो वहाँ पे 18 लोअर सर्किट जो है वहाँ पर लगते हुए दिखे। और अडानी विलमार में 1 महीने में 11 लोअर सर्किट लगते हुए दिखे हैं। अब इतनी बड़ी गिरावट जो है, अगर आप गिरावट के परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो अडानी टोटल गैस में 1 महीने में लगभग 81% की बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। अडानी ट्रांसमिशन में या अडानी ग्रीन में दोनों में 75% के आसपास का जो है बड़ा कट वहाँ पर आता हुआ दिखा है। अडानी पावर और अडानी विलमार जहाँ पर दिखेंगे तो वहाँ पर 50 और 40% के आसपास की जो है वहाँ पर गिरावट आती हुई दिखी है। मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इन पांचों की मिला के जो मार्केट कैप 12 लाख करोड़ की थी, वो इस 1 महीने में 12 लाख करोड़ से गिरकर सिर्फ 3 लाख करोड़ होती हुई दिखी है। लगभग 75%, 2/3 जो है वो मार्केट कैप इस गिरावट में दनबक की रिपोर्ट के बाद यहाँ पर जो है वो साफ होती हुई दिखी है। तो लगातार यहाँ पर लोअर सर्किट का सिलसिला जो जारी है और जो बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है, 9 लाख करोड़ जो है मार्केट कैप इन 5 स्टॉक में मिला के साफ होता हुआ दिखा है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स 175 अंक गिरकर 59,200 के पार बंद हुआ। निफ्टी 73 अंक टूटकर 17,400 के करीब बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में करीब 400 अंकों की तेजी रही। और आशीष चतुर्वेदी पूरे दिन का एक्शन बताएंगे। देखिए, कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते हफ्ते की शुरुआत हल्की गिरावट के साथ हुई। हालांकि दिन के दौरान अगर आप देखें तो रिकवरी का फेस भी काफी बढ़िया था। निफ्टी बैंक में रिकवरी काफी अच्छी देखने को मिली, जहां पर दिन के दौरान 400 से ज्यादा की तेजी रही। और निफ्टी की बात करें तो 17,400 के ऊपर क्लोजिंग आपको देखने को मिली। आइए निफ्टी के गिरने वाले स्टॉक सबसे पहले देख लेते हैं। तो अदानी एंटरप्राइज काफी बड़ी गिरावट, इनफैक्ट दिन के दौरान 10% तक की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। बजाज ऑटो प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, 5.5% की गिरावट यहाँ पर नजर आई।
यूपीएल में आज सरप्राइजिंग 4% का मूव रहा और टाटा स्टील 3 से 3.25% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो आप देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर 2% का मूव देखने को मिला और पीएसयू दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर भी देखें तो 1 से 1.25% की तेजी देखने को मिली। पावर ग्रिड और एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर भी देखें तो हल्के फुल्के गेंस के साथ क्लोजिंग रही, लेकिन फोकस में रहा पूरा रियल्टी पैक और रियल्टी में देखिए मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा जहां पर आपको 11% का बड़ा मूव देखने को मिला। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक हाइड्रोजन के लिए इन्होंने करार किया, इसके बाद 10% की तेजी। आरएचआई मैग्नेसेटा 8% ऊपर और आईआरबी इंफ्रा में भी देखें तो दिन के दौरान 6% तक के बड़े मूव नजर आए। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या आईसीआईसीआई बैंक जिसके बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पर दिन के दौरान काफी तेजी देखने को मिली। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में यूफ्लेक्स को देखें 18% का कट, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, डेटामैटिक्स का ट्रेड 8% दिन के दौरान लुढ़का और ब्रॉडर मार्केट्स में कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जहां पर आपको तेजी देखने को मिली। मिसाल के तौर पे आप देखिए सनोफी है, इंडोको रेमेडीज और सेरा सैनिटरी वेयर जहां पर करीब 5% की तेजी रही। और आइए जरा फटाफट से अमेरिकी बाजारों का हाल देख लेते हैं, इस वक्त वहां पर क्या मूवमेंट नजर आ रहा है। तो अच्छी खासी तेजी आपको दिख रही होगी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। डाउ जोन्स का आप देखिए लगभग 285-84 अंकों के आसपास की जबरदस्त तेजी डाउ जोन्स में दिखाई दे रही है। एसएनपी में भी 1% से ज्यादा की तेजी 44-45 अंकों की तेजी के साथ 4014 के स्तर पर एसएनपी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और नैस्डैक में भी आप देखिए 1% से ज्यादा की तेजी 120 अंकों की तेजी के साथ 11,515 के स्तर पर फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छी तेजी अमेरिकी बाजारों में। S-400 की तीसरी स्क्वाड्रन भारत पहुंचने की खबर चीन पाकिस्तान दोनों की टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि इससे पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर भारत की सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी। लेकिन यह खबर भारत और रूस की मजबूत और भरोसेमंद दोस्ती का भी प्रमाण है, क्योंकि वॉर में बुरी तरह से घिरे रूस ने भारत की सुरक्षा जरूरतों को तरजीह देते हुए तय वक्त पर S-400 की तीसरी स्क्वाड्रन की डिलीवरी की है। यूक्रेन वॉर में फंसे हुए रूस को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है अधिक से अधिक हथियारों की। उन हथियारों की जो पूर्वी यूक्रेन में उसके हमलों को मजबूत कर सके, उन हथियारों की जो यूक्रेन के हमलों को रोक सके। ऐसे में रूस ने दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में शुमार S-400 की तीसरी स्क्वाड्रन की डिलीवरी भारत को तय वक्त में करके साबित कर दिया है कि भारत उसके लिए कितना महत्वपूर्ण साझीदार है। यानी भारत जिसे चीन और पाकिस्तान के तौर पर दो दुश्मनों से दो मोर्चों पर निपटना है, उसके लिए S-400 की तीसरी स्क्वाड्रन की डिलीवरी पाकिस्तान की तरफ से होने वाले किसी भी हमले के खिलाफ निश्चिंत कर सकती है। जरूरत के हिसाब से या चीन से तनाव बढ़ने की स्थिति में भारत इसकी तैनाती को पश्चिमी मोर्चे से पूर्वी मोर्चे पर भी शिफ्ट कर सकता है। रूस से S-400 की पहली स्क्वाड्रन दिसंबर 2021 में और दूसरी स्क्वाड्रन अप्रैल 2022 में भारत आई थी और युद्ध में फंसे होने के बावजूद रूस ने 2023 फरवरी में तीसरी स्क्वाड्रन की डिलीवरी कर दी। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चीन के पास भी एयर डिफेंस के लिए S-400 सिस्टम है, इसलिए भारत को अपनी सुरक्षा के लिए सिस्टम की जरूरत थी। वहीं भारत को पाकिस्तान और चीन दोनों ही तरफ से हवाई हमले का खतरा है, इसलिए उसे एक ऐसा एयर डिफेंस चाहिए जो अचूक भी हो। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, जहां पर यह रूसी ब्रह्मास्त्र बनता है। जी न्यूज देश का इकलौता ऐसा चैनल है जो भारत को मिल रहे रूसी ब्रह्मास्त्र को बनाने वाली कंपनी तक पहुंचा है। S-400 4 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक किसी भी आसमानी हमले से रक्षा प्रदान करता है। छोटे से छोटे हमले से लेकर बड़ी से बड़ी मिसाइलें या फाइटर एयरक्राफ्ट तक। इसको डिप्लॉय होने में 5 से 7 मिनट का ही वक्त लगता है और ये लॉन्चर इस समय डिप्लॉय होने के लिए तैयार है। अंदर से निकल के आया है -50 डिग्री टेम्परेचर पर अभी इसको टेस्ट किया गया है।
भारतीय वायुसेना हवाई हमले को रोकने के लिए स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इजराइल के सहयोग से विकसित मध्यम दूरी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी MRSAM के अलावा इजरायली स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती है। लेकिन S-400 के आने से हवाई सुरक्षा लगभग अभेद्य हो जाती है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। कश्मीर के अनंतनाग जिले के एक छोटे से गांव में स्वच्छता को लेकर ऐसी मुहिम छेड़ी गई जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस मुहिम के जरिए कश्मीर की एक ग्राम पंचायत 15 दिनों के अंदर ही प्लास्टिक मुक्त हो गई। जम्मू कश्मीर का वो अनंतनाग जिला जो कभी आतंकी घटनाओं की वजह से सुर्खियों में रहता था, वो एक बार फिर खबरों में है। लेकिन इस बार वजह आतंकवाद नहीं बल्कि पर्यावरण से जुड़ा एक अभियान है। वो अभियान जिसने प्रशासन को भी अपना मुरीद बना लिया। कश्मीर के अनंतनाग जिले का सादीवारा गांव 15 दिनों के अंदर प्लास्टिक मुक्त हो गया और इसकी वजह थी एक मुहिम जिससे प्रभावित होकर लोगों ने इतना प्लास्टिक जमा कर लिया कि उनके गांव में प्लास्टिक का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। गांव की पंचायत ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति 20 क्विंटल पॉलिथीन का कचरा लेकर आएगा उसे एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। इस सिक्के की लालच में ही सही, लेकिन लोगों ने 15 दिनों के अंदर 50 से 60 बैग पॉलिथीन जमा कर लिया। शुरुआत इस गांव के लोगों ने की और अब कारवां बढ़ता गया। इस मुहिम की सफलता देखकर हर कोई हैरान था। अब प्रशासन भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। अधिकारियों ने पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर इलाके में जागरूकता कैंपेन शुरू किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की मुहिम छेड़ दी। स्वच्छता के नारे दीवारों पर लिखे होते हैं, लेकिन सादीवारा गांव में इसे हकीकत बनाया गया। ये बात हम नहीं कह रहे, वहाँ के स्थानीय लोगों का भी यही मानना है। ये नारा मेरे ख्याल से दीवारों पर चिपका हुआ रहा है, यहाँ पॉम्पलेट्स पर बना रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है वाहिद एक गाँव है जहाँ पर स्वच्छता भारत की जो बात करेंगे, ये इनिशिएटिव बहुत ही जोर पकड़ रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए कश्मीर के इस गांव का ये अभियान अब घाटी में बदलाव ला रहा है। कश्मीर की ये तस्वीर सीमा पार बैठे देश के दुश्मनों को भी चुभ रही होगी। अनंतनाग से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत अब अफ्रीकी देश सोमालिया जैसी होती जा रही है। पाकिस्तान की कंगाली के कारण अब वहां से पलायन करने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। रविवार को यूरोपीय देश इटली के करीब एक नाव डूब गई। नाव में कुल 59 लोग थे, इनमें से 28 पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान के आर्थिक हालत से तंग आकर ये लोग यूरोप जाना चाहते थे। पाकिस्तान से क्यों भाग रहे हैं पाकिस्तानी? पाकिस्तान छोड़ने के लिए क्यों लगी हुई है लाइन? पाकिस्तान की सरकार लाचार, अब जनता ऊपर वाले के भरोसे। पेट की आग इतनी बड़ी होती है कि कोई भी इसके लिए बड़े से बड़ा जोखिम लेने में पीछे नहीं हटता, खासकर जब मुल्क में गरीबी और महंगाई हो और जिंदा रहने के लिए कुछ ना हो तो पलायन ही एकमात्र विकल्प बचता है। पाकिस्तान के आर्थिक संकट में बचने और भूख से लड़ने की कोशिश कुछ पाकिस्तानियों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। रविवार को इटली के क्रोटान शहर में समंदर के किनारे शरणार्थियों से भरी एक नाव पलट गई। ये शरणार्थी नाव के रास्ते इटली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी नाव हादसे का शिकार हो गई। शरणार्थियों से भरी उस नाव के डूबने से 59 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 28 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। अभी भी 12 पाकिस्तानी लापता हैं, मतलब डूबकर मरने वालों में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोग थे। उस नाव में इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और सोमालिया के लोग भी सवार थे। पाकिस्तान में इस समय बड़ा आर्थिक संकट है। वहां की जनता आटे दाल को तरस रही है, तो अब कमाने के लाले भी पड़ने लगे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान से पलायन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है।
लेकिन इसका क्या फायदा हुआ? आज वो मुल्क बदहाली के ऐसे मोड़ पर है जहां पर पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो सकता है। शहबाज सरकार अपनी जनता पर एक के बाद एक महंगाई बम फोड़ रही है। महंगाई और आर्थिक तंगी से लाचार अब तो वहां की जनता खुद को एटम बम मान बैठी है और धमकी दे रही है कि अगर उनकी स्थिति ठीक नहीं हुई तो पाकिस्तान भी एटम बम की तरह फटने लगेंगे। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने पिछले हफ्ते पैसे बचाने के लिए सरकारी खर्चों में कटौती का बड़ा ऐलान किया था। सरकारी अफसर और मंत्री पैसे बचाने में किसी तरह की लापरवाही ना करें, इसके लिए शहबाज शरीफ ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की जनता को पलायन से रोकने के लिए शहबाज सरकार के पास ना तो पैसे हैं ना ही प्लान। ऐसे में पाकिस्तान से पलायन आगे भी जारी रहने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZeeIndia360 पर कोई राय, कोई सुझाव तो जरूर दीजिएगा। नमस्कार।